नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स का जो सेशन हमने शुरू किया है उसमें आज हम बात करेंगे 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के करंट अफेयर्स की। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले के वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है और जो लोग ये वीडियो फॉलो कर रहे हैं वो इस बात को समझ चुके होंगे कि इन क्लासेस से केवल आपका करंट अफेयर्स ही तैयार नहीं होगा, बल्कि सब्जेक्ट के जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये भी तैयार होते हैं। किस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ें पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूज़पेपर में कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, क्या चीज़ें छोड़ना है, ये सब बातें आपकी यहाँ से तैयार होती हैं। दूसरा कि आज 31 है और कल जो है वो 1 तारीख को आपको एक और जो है वो अच्छा वीडियो मिलेगा, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का। बिल्कुल यूनिक वीडियो, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। ये मजा इसलिए आ जाएगा कि अगर आप फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो कलेक्शंस हैं मैं आपको रफली दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, पूरा A to Z क्या मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन बन सकते हैं, वो पूरी एक एक रिपोर्ट को स्टडी करके हमने उसके ऊपर पूरा ये जो है वो वीडियो तैयार किया है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो हम कल बना के अपलोड करेंगे। अभी फाइल बनाई है, इसकी वीडियो बनाया नहीं मैंने, तो अब जो है अगर कहा आ जाए कि इसको जब तैयार कर लेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए जिससे कि कम से कम हमारा भी मोटिवेशन हो और टू वे कम्युनिकेशन हो हमारे और आपके बीच। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आज का हमारा वो बिल्कुल ही बेसिक यूनिक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधि अब देखिए, पहला प्रश्न क्यों लिया ये समझे। अभी दिसंबर 2024 दो जगह कहा जाए बड़ी हस्तियों से जुड़ा हुआ है। एक डॉक्टर मनमोहन सिंह का अभी निधन हुआ, और भारत में वो ऐसे चौथे प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल जो है वो मतलब 10 वर्ष, या अगर कहा जाए 10 वर्ष से अधिक रहा, या सबसे लंबे कार्यकाल तक भारत में प्रधानमंत्री पद पे रहने वाले वो चौथे व्यक्ति हो गए हैं। यानी नेहरू जी, इंदिरा जी और मोदी जी के बाद इससे पहले टेन्योर में तो वही तीसरे नंबर पे थे। दूसरा, अटल जी के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा क्योंकि 100 ईयर हो। अब प्रश्न क्या आएंगे वो समझ लीजिए। जैसे पहला मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, आप सोचिए कि इसमें सब कुछ कवर हो जाए तो वो नहीं है, लेकिन नेचर आपको बताने के लिए और बाकी चीजें क्या होंगी वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे आपकी। जैसे लिखा है, निम्न में से किस अधिनियम को भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान पहली बार संसद द्वारा नहीं बनाया। पहली बार इसलिए लगाया गया क्योंकि टाइम टू टाइम हर प्राइम मिनिस्टर के समय कुछ ना कुछ अमेंड होते हैं, तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 2005 में आया। निशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2000 जो है अगर कहा जाए 9 में लाए थे, 2010 में जो है अगर कहा जाए लागू हो गया। हालांकि निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा को संविधान के मूल अधिकार में जोड़ने और फंडामेंटल ड्यूटी में लाने का काम अटल जी के कार्यकाल का है। 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, वो अटल जी के समय है। और ये वाला जो अगर कहा जाए श्री मनमोहन सिंह के शासनकाल का है यहाँ पर। तो इसमें ये तो 2009 से संबंधित हो गया। और वो जो राइट टू एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए जो इसको अपन कहा था RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, वो वाला जो 2002 वाला था या 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, वो अटल जी की देन था। उसमें 21A, ये दोनों याद रखिए क्योंकि वो 100 ईयर है तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब या फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में भी आ सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार का जो प्रावधान है, गार्जियंस और आपकी जो भूमिका होगी वो मूल कर्तव्य में जोड़ा गया, तो वो एक अलग है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बहुत अच्छे से जानते हैं, 2000 में आया। हालांकि इसमें सबसे अच्छा अपडेट हुआ था 2008 में। इस समय मनमोहन सिंह जी जो है देश के प्रधानमंत्री थे। बट जब आया मूल अधिनियम जब आया तो 2008 के समय आया। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मनरेगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब आपका काम क्या है, वैसे तो मैं थोड़ा बहुत खुद ही बता दे। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर जो है वो अगर कहा जाए दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक उनके पद से संबंधित है ना, पद से संबंधित सपोज मान के चलिए उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि वो RBI के गवर्नर, यानी RBI में कब से कब तक गवर्नर थे, तो 1982 से 85 का जो समय है उस दौरान वो RBI के गवर्नर के पोस्ट पर है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर। या वो जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी थे भारत के, आज से 50 साल पहले। आप सोचिए, भारत की राजनीति में एकमात्र ऐसे नेता होंगे जो देश की अर्थव्यवस्था के अंदर 50 साल से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टाइप करें तो 1972, लगभग 50 साल पुरानी जो है वो आपको जानकारी मिलेगी। तो 72 to 76 तक वो देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे,
पूरे 50 साल ही मान लो अब तो, मोटा मोटा कितने जो वो बड़ी जो है रोल होगी। तो वो भी थे। तो एक तो ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक रहे, राज्यसभा के सदस्य कब तक रहे, आरबीआई के गवर्नर, ये हो गए उनकी पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरे हैं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके शासनकाल में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए। तो दो तरह के डिसीजन, एज ए पीएम और एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर आपको मालूम है कि 91 से 96 के बीच वो फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पे रहे। हमने पीपीपी जो अगर कहा जाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अपनाया। हमने एलपीजी, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया से कदम कैसे मिलाए, तो हम लिबरल हो गए, उदार जो अगर कहा जाए, प्राइवेटाइजेशन। जब भी कोई देश उदार होगा तो वो निजीकरण की ओर बढ़ जाता है। और ग्लोबलाइज यानी भूमंडलीकरण, यानी वैश्विक कंपनियों को हमने कहा उनके लिए रास्ते खोल दिए, और लाइसेंस राज खत्म हो गया। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 की, उसको अगर एक व्यक्ति से पहचाना जाए तो टेक्निकली पीवी नरसिम्हा राव, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का काम प्रधानमंत्री रोल प्ले करता है, लेकिन उसका पूरा फ्रेम जो है वो एलपीजी के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी का मॉडल, पीपीपी का मॉडल, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ये। तो एक आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट पूरी की पूरी तैयार करना है कि भाई एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है अगर कहा जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह के टेन्योर के दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट लाए गए। जो आधार कार्ड आज आपकी जेब में रखा है, आपको पता होगा कि वो उन्हीं के देन है ना। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे सपोज मैंने ये स्टिकर लगाया दैनिक भास्कर का, आपको दिख रहा होगा कि ये डिसीजन है, हमको दिख रहा। अब प्रश्न क्या पूछेगा कि जैसे आधार को कब लाया गया, तो ये 2009। आरटीआई कब आया, तो 2005। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है कब आया। हमने वैश्वीकरण उदारीकरण की नीति कब अपनाई, तो 1991 एलपीजी, है ना। कभी भी प्राइवेटाइज हुए बिना आप लिबरल नहीं हो सकते ना। उदार होने के लिए आपको अपनी नीतियों में शिथिलता लाना पड़ती है। इसको ऐसे समझो कि अगर आप किसी बैंक में, सरकारी बैंक में, जैसे एसबीआई ही चले जाओ, 5 बजे जाओ और खूब विनती कर लो कि साहब मेरे 500 रुपये जमा कर लो या मेरे 1 लाख रुपए जमा कर लो, कि अगर साहब टाइम खत्म हो गया, बैंकिंग आवर खत्म हो गया, कल आ जाना। लेकिन अगर किसी प्राइवेट बैंक में जाओ और अगर वो गेट पे ताला भी लगा रहा होगा और आपको ऐसा बहुत इमरजेंसी है, तो गेट खोल के आपका काम कर देगा। लिबरल नियम जो होते हैं उसमें उधार हो जाती हैं कंपनियां। जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हो ना, अगर ग्राहक अंदर है तो वो वेट करते हैं कि जब तक ये नहीं निकलेगा, जब तक हमको शोरूम पे लॉक नहीं करना, वेट करेगा। अभी सरकारी तंत्र होता तो कहता निकलो, टाइम हो गया 5 बज के, भाई सब बाहर निकलो यहाँ पर। तो एलपीजी उनकी देन है। तो आपने जहां भी पेपर में उनके बारे में आर्टिकल पढ़ा होगा, उसमें यही चीजें लिखी हुई है ना। तो प्रश्न, अब प्रश्नकर्ता क्या करेगा, वो मनमोहन सिंह से नहीं पूछेगा, वो यही पूछेगा कि मनरेगा कब आया एक्ट, या अमेरिका से न्यूक्लियर डील कब साइन हुई, या आधार जो कार्ड जो अगर कहा जाए भारत में कब जो है वो पहली बार अपनाया गया, या शिक्षा, ये जो अप्रैल में लिखा है एग्जैक्टली अप्रैल 17 से ये लागू किया। अधिनियम तो 2009 का है। राइट टू जो है वो एजुकेशन जो है वो अगर कहा जाए एक्ट 2009 टाइप करो तो पूरा मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जो है पूछा जा सकता है। मैंने कहा ना आपको दो तरह से करना, पोस्ट कहाँ कहाँ रहे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कब से कब तक रहे, वो फाइनेंस मिनिस्टर कब से कब तक रहे, जो है देश के प्राइम मिनिस्टर, ये कहीं भी आप आसानी से देखोगे तो मिल जाएगा। नहीं तो कुछ तो मैंने नाम आपको बता ही दिए, तो वो आप कर ही लोगे उम्मीद है। फिर अगला है प्रधानमंत्री, 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया। अब ध्यान से समझना एक्चुअल क्या होगा। 2024 में बहुत सारे अवार्ड मिल गए हैं पीएम को। अब प्रॉब्लम क्या करेगा, वो कैसे पूछेगा, या तो वो एक तरफ पूछे कि ग्रीस के द्वारा कौन सा दिया गया है ना, तो ग्रेट क्रॉस ऑनर जो है, या ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो है ये, या वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा 2024 में नहीं दिया गया। तो अब अगर हम यहाँ नीचे लिस्ट देखें, ये ध्यान से देखिएगा, इस लिस्ट में लिखा है ना कि 2024, तो आपको वो 2023 के लास्ट अवार्ड को 24 से लिंक करेगा। जैसे दिख रहा है ना, ग्रेट क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 ग्रीस, लेजन ऑफ ऑनर 2023 फ्रांस, इनको जो आखिरी आखिरी इनको लिंक कर देगा 24 के साथ। जैसे अगर कहा जाए कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज दे दिया रूस ने, घोषणा तो बहुत पहले हो गई, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी रूस की यात्रा पर गए थे तब उनको सम्मानित किया गया इससे। अभी इससे पहले मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया था, उसमें हम जो है वो यहाँ तक आए थे, डोमिनिका तक। उसके बाद देखिए गुआना ने दे दिया, बारबाडोसा ने दे दिया, ठीक है बारबाडोस ने, और उसके बाद कुवैत ने अभी। तो कुवैत का तो अवार्ड में भी कबीर लगा हुआ है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी की जो कुवैत यात्रा थी, ऐसे भी चर्चा में, इस पे भी क्वेश्चन जो है वो आपको आना ही है यहाँ पर अगर कहा जाए।
तो ये क्यों चर्चा में है, इसमें जो है वो अगर कहा जाए दो चीजें, मैंने नीचे क्वेश्चन भी लिया लेकिन फिर भी बता दूं। एक तो ये है कि इंदिरा गांधी के बाद 1981 में जो है वो इंदिरा गांधी गई थी, उसके बाद वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कुवैत की यात्रा पर गए। मतलब आप सिंपल अगर एक कीवर्ड टाइप करें यहाँ पर, वो क्वेश्चन भी नीचे है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्वेश्चन है वो। इंदिरा गांधी के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा। आप, अब मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ वो देखिए, आप अगर इस कीवर्ड को इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि यार ना जाने कितनी जगह इसी के ऊपर चर्चा हुई। ये देखिए पहले ही आपको दिख रहा है न्यूज 18 में क्या लिखा है कि 43 साल बाद कुवैत की यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री। क्यों लिखा? जनसंता 43 साल बाद कुवैत की यात्रा पर जो अगर कहा जाए तो इससे साफ है कि प्रश्नकर्ता जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा पूछे। हो सकता है कि पेपर सेटर जो है वो आपसे पूछ ले कि भाई इंदिरा गांधी किस वर्ष जो है वो कुवैत की यात्रा पर गई थी, हम कंफ्यूज हो गए। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कि भाई कुवैत, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद ऐसे भी प्रधानमंत्री जी गल्फ कंट्रीज के साथ अपने संबंध बेहतर कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कुवैत है, इनके साथ हम अपने अच्छे रिलेशंस बेहतर कर रहे हैं। तो अब हमारे सामने ये है, कुवैत जा रहे, उसके पहले के तो ये 1981 का इंदिरा, अरे कोई भी, जैसे बीबीसी ने आर्टिकल छापा तो बीबीसी ने भी इंदिरा गांधी की कहानी जरूर लिखी। जब आप नीचे जाओगे लिखा ना कि 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद किसी प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा है। ये क्वेश्चन मैंने नीचे लिया, वो अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसा लिया है। बट नेचर समझ पड़ना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन इसी तरह से जो कहेगा। तो कुवैत यात्रा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड जो दिया है सर्वोच्च सम्मान वो तो है, इसके अलावा भी तीन चार एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है जो भी नीचे के क्वेश्चन में दिखाऊंगा। अब अगला ये जो क्वेश्चन है इसको तो आप मोस्ट आईएमपी मान। देखो अभी दिसंबर में दो फ्लाइट क्रैश हुई। एक अभी साउथ कोरिया की हुई, पूरा एक हफ्ते का राष्ट्रीय शोक है, आज ही पेपर में आया है आर्टिकल। वो वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उस फ्लाइट क्रैश के पीछे का कारण है कि उसमें जो लैंडिंग गियर था, जो चक्के नीचे खुलते हैं वाला, वो लैंडिंग गियर में कोई पक्षी फंस गया या कोई एरर आ गया या उसके कारण वो लैंडिंग गियर नहीं खुला। उसके कारण वो घटना घट गई, रनवे पे वो जो है वो अगर कहा जाए वो उतरा तो बाउंड्री से टकराने के कारण उसमें बड़ी कैजुअलिटी हुई। लेकिन प्रॉब्लम है कि उसमें कहीं कोई विवाद नहीं था। अजरबैजान वाली फ्लाइट में रोज विवाद आ रहे हैं, आज के दिन ही आज 31 तारीख को हम बात कर रहे हैं इस आर्टिकल पे, आज भी पेपर में आया है। रूस इनडायरेक्टली ये स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है कि यार हमने जो है उसको क्रैश कर दिया। तो एग्जैक्टली अजरबैजान एयरलाइंस की उड़ान, बाकू अजरबैजान में फेमस है, वहां से एयरलाइन ने उड़ान भरी। अब ये अगर कहा जाए कि इसमें क्या हुआ कि जब ये रूस की बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो एग्जैक्टली रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच यूक्रेन रूस पे क्या कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, और रूस क्या कर रहा है, अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब कहीं कोई एरर आया, रूस उसको सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाया और उसने इस फ्लाइट को जो है अगर कहा जाए हिट कर दिया। ये इनडायरेक्टली मैसेज जा रहा है अभी सोसाइटी में, क्योंकि अभी आप सोचो रूस का जो है राष्ट्रपति क्यों ये माफी मांगेगा कि यार हमको लगता है कि अच्छा नहीं हुआ उनके साथ, वो स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन क्यों मांगेगा अगर कहीं गलती नहीं है तो? अब आपके जो है वो क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं ये समझिए। पहला तो ये फ्लाइट का नंबर जरूर पूछेगा, अजरबैजान एयरलाइंस की किस फ्लाइट का, तो फ्लाइट 824 थी। दूसरा, मोस्ट आईएमपी की वो कहाँ क्रैश हुई, तो वो अक्ताऊ के पास हुई। अक्ताऊ जो अगर कहा जाए एयरपोर्ट है उसके पास जो है अगर कहा जाए ये क्रैश हो गई वहीं। ये आपको आ सकता है यहाँ। जा कहाँ रही थी ये, ग्रोंजनी चेचन जो अगर कहा जाए, मॉस्को रूस, तो ये तीन चीजें निकली कहाँ से, बाकू से। कहाँ जाना था, ग्रोंजी चेचन। ठीक है, कहाँ क्रैश हो गई, जो अगर कहा जाए अक्ताऊ में। ये क्वेश्चन अभी आप सोचिए, आज जो है 25 दिसंबर की घटना है, आज 31 दिसंबर। आज भी अगर मैं टाउट करूं, टाइप करूं, तो आपको खुद समझ पड़ेगा कि कितना रोल प्ले कर रही है। देखिए ध्यान से, मैंने कीवर्ड टाइप किया अभी। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिएगा, ये हम चले गए यहाँ से, हमने इसको ये ले लिया, ये हम सर्च पे चले गए। अब अगर हम देखें, एक दिन पहले यहाँ पर, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले, यानी आप खुद देखो कि ये जो फ्लाइट क्रैश है इससे संबंधित बातें रोज पेपरों में पंच हो रही, रोज यहाँ पर। और पंच क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अगर कहा जाए कि नया जो है वो हो रहा है। इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस पता होना चाहिए कि आप सोचो कि साउथ कोरिया वाला तो हम वो तो नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि ये वाला, अभी आप देखिए, अगर हम लोकल न्यूज स्थानीय देखें तो ये जैसे अगर कहा जाए कि इसमें भी आपको कहीं जो है वो आर्टिकल्स जो है वो काफी सारे जो है वो मिल जाएंगे यहाँ पर। तो इनमें क्वेश्चंस बनना तय है।
अब आपको क्या क्या याद रखना है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो है वो मतलब ग्रोन्जी के लिए जा रहा था। बाकू से जो है अगर कहा जाए निकला, लेकिन रास्ते में ही जो है वो फ्लाइट क्रैश हो गई अक्ताऊ में। ये तीन जगहों के नाम, एक फोटो बनाइएगा एक प्लेन का। पहले, सबसे पहले अजरबैजान, ठीक है, बाकू, फिर ग्रोन्जी बताइएगा, और बीच में क्रैशिंग साइट बता दीजिएगा जो अगर कहा जाए अक्ताऊ, कजाकिस्तान की। इस तरह से, इसलिए मैंने ये ऑप्शन भी ऐसे ही डिजाइन किया आपके लिए कि ये किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दिख रहा है, अजरबैजान से रूस जा रही फ्लाइट कजाकिस्तान में हो गई क्रैश, 66 की जो है वो मौत, हर तरफ चीख पुकार, ये यहाँ पर अब कुछ आ सकता है। अजरबैजान दुर्घटना लाई, दुर्घटना में 38 लोगों की मौत। एयरलाइंस ने ग्रोमजी के लिए सभी जो अगर कहा जाए उड़ानें जो है वो निलंबित की। तो ऐसे जो है अगर कहा जाए कि कोई क्वेश्चंस बन सकते हैं, फ्लाइट नंबर बन सकता है, या कुछ और भी क्वेश्चन जो है वो पंच हो सकता है, उसके ऊपर है कि वो क्या पूछेगा। फिर अगला, भारत में जो पैरेलल सिनेमा होता है ना, उसमें देखिए, सिनेमा हमारे यहाँ दो तरह का। 90s के डिकेड तक एक सिनेमा ऐसा था जो समाज में चल रही गतिविधियों को समाज के रूप में हमको प्रेजेंट करता था। उसमें कुछ जो गिने चुने अगर कहा जाए जो डायरेक्टर थे, जैसे कुंदन शाह है, श्याम बेनेगल है, ठीक है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इन्होंने जो है वो रोल प्ले किया। उसी में जो अगर कहा जाए श्याम बेनेगल आते थे। ऐसी फिल्में थिएटर में तो अपनी जगह नहीं बना पाती थी, लेकिन बाकी जगह टेलीविजन या दूसरे माध्यमों से लोगों तक पहुंच पाती थी। इन फिल्मों को बनाने के लिए फंड भी जो है वो एनएफडीसी देता था, एक बकायदा एक एजेंसी से काम करती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएफडीसी, जो फिल्म बनाने के लिए फंडिंग करती है। फिर 90s के बाद ये पैरेलल सिनेमा कहीं गुम हो गया। उसका कारण है कि कमर्शियल सिनेमा ने इतनी जगह बना ली सोसाइटी में कि पैरेलल सिनेमा सोसाइटी की उन चीज़ों को दिखाई नहीं पाया। अब हमारे काम का यह है, एक तो श्याम बेनेगल एक बहुत बहुत ही जाने माने अगर कहा जाए फिल्म डायरेक्टर, बहुत ही जाने माने। अब प्रश्न क्या पूछेगा, या तो वो उनके अवार्ड पूछेगा, जैसे लिखा ना कि दादा साहब फाल्के अवार्ड से कब सम्मानित किया गया, 2005। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की रचना डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर भारत एक खोज नामक टीवी सीरियल बनाया, ये भी इंपॉर्टेंट। जब जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर जेल में कैद थे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, तो उसी जेल में उन्होंने ये रचना लिखी थी। और उसी जेल के कैदियों को, ये केबीसी में भी क्वेश्चन आया था कि वो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो किसको समर्पित की गई, मतलब नेहरू ने किसको जो है वो समर्पित करके लिखी, तो वो इसीलिए समर्पित करके लिखी क्योंकि वहीं लिखी। तो ये उन्होंने जो अगर कहा जाए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत ही अच्छा, आपको अपनी हिस्ट्री स्ट्रांग करना है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया देख लें। सबसे सरल, 2 साल पहले आईएएस का एक अलाउद्दीन खिलजी वाला क्वेश्चन देखिए। 2 साल पहले आईएएस में आया, 2022 में आई थिंक, या 23 में, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। उसमें पूछा गया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी मतलब अ, ये क्या बोलते हैं कि अपने मालवा अभियान की ओर आगे बढ़ रहा था, उस दौरान दिल्ली पर किसने अटैक किया था, ऐसा कोई क्वेश्चन है उसमें। पूरा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सेम प्लॉट है, पूरा जो अगर कहा जाए सेम प्लॉट जो है अगर कहा जाए यहाँ पर। तो वो क्वेश्चन जो है वो राजस्थान अभियान और ये वाला पूछा गया। दूसरा, वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे, नॉमिनेटेड मेंबर रहे। दूसरा, उन्हें पद्म विभूषण से, तो उन्हें पद्म विभूषण, देखो पद्मश्री मिला है उन्हें और पद्म भूषण मिला है। पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। इतनी सारी फिल्में बनाई हैं उन्होंने पैरेलल सिनेमा की, आप सोच नहीं सकते, वैसे तो मुझे नहीं लगता, लेकिन कभी जो है अगर कहा जाए आपको मौका मिले तो श्याम बेनेगल की मुझे जो अच्छी फिल्में लगती है उसमें एक फिल्म बहुत अच्छी लगती है मुझे, सूरज का सातवां घोड़ा। ये धर्मवीर भारती के उपन्यास पे, बहुत ही बढ़िया। सूरज के सातवां घोड़ा मतलब सोसाइटी हमारी कैसी है, समाज को अगर आप देखना हो, माता पिता भाई बहन परिवार के रिश्तेदार, थोड़ा बोरिंग लगेगी। तो जब फिल्म खत्म होगी ना तब आपको एहसास हो जाएगा कि एक्चुअल हमारा समाज कैसा है, वो सूरज का सातवां घोड़ा। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, प्रश्न फिल्म किसने बनाई ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये प्रश्न ऐसे जरूर पूछा जा चुका है कि भाई सूरज का सातवां नामक जो उपन्यास है वो एग्जैक्टली किसका है। तो धर्मवीर भारती का बहुत ही मतलब प्रसिद्ध उपन्यास अगर कहा जाए यहाँ पर है। तो ये चीजें जो है अगर कहा जाए हमको दिखती हैं। कमर्शियल सिनेमा में भी जो अगर कहा जाए उनका रोल रहा, हालांकि बहुत बड़ा तो रोल उनका नहीं रहा कमर्शियल सिनेमा में, लेकिन। तो श्याम बेनेगल, आपको दिख रहा होगा, बेनेगल नहीं रहे, 90 की उम्र में भी प्रोजेक्ट से जुटे रहे। अंकुर, कुछ मूवियां दिखी हैं, अंकुर, मंथन, भूमिका, त्रिकाल, जुबेदा, मंडी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगेटन हीरो, वेल्डन अब्बा,
वेल डन अब्बा, सब आपके लिए। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अधिकारी कैसे जो है वो करप्शन करते हैं, ये हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में बावड़ी जो होती थी, बावड़ी जब खुदवाई जाती थी तो उसके लिए जो पैसा मिलता था, तो बावड़ी खुदती तो नहीं थी, कागज पे ही खुद जाती थी। तो एक बावड़ी चोरी की कहानी पर ये फिल्म बेस्ड है कि उसकी एफआईआर कर देते कि हमारी बावड़ी कोई चोर ले गया। बावड़ी मतलब एक कुएं जैसा स्ट्रक्चर, तो उस पर बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। ओवरऑल ये तो बेसिक सी बात हो गई। फिर अगला है अटल जी के संबंध में। अब अटल जी के संबंध में भी देखिए, ध्यान समझे, प्रश्नकर्ता क्या पूछेगा। अब अटल जी को चूंकि 100 ईयर हो गए, तो नो डाउट 100 ईयर हो गए तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो जो है वो पंच होगा। एक तो अटल जी 25 तारीख को, यानी 25 दिसंबर को, एक प्रश्न तो यही आ रहा है, वो केन बेतवा का उद्घाटन करने खजुराहो में आए थे, लेकिन हम केन बेतवा कई बार पढ़ चुके हैं तो फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्या पहले कि वो मोरारजी देसाई सरकार में भारत के विदेश मंत्री थे, बिल्कुल सही। ये आपको आ सकता है, ये बात है 1977 से 79 की। अब 79 में मोरारजी देसाई लड़खड़ाई, और 80 के आते आते जनता पार्टी की सरकार गिर गई। जब जनता पार्टी की सरकार गिरी तो उसके अंदर जितने नेता थे उनको ये समझ पड़ गया कि भैया अब हमको अपने तरीके से अपने हितों के ऊपर काम करना है। तो जो अगर कहा जाए अटल जी के प्रयासों से ही जनसंघ एक नए रूप में आया। बीजेपी 1980 में बीजेपी का गठन हुआ, जनसंघ अब नए रूप में था। और चूंकि अटल जी की ही देन है, इसीलिए अटल जी ही जन जो अगर कहा जाए बीजेपी के पहले प्रेसिडेंट थे। बीजेपी का राष्ट्र अगर कोई पूछे कि भाई वो उस समय 80 में जब बीजेपी खड़ा हुआ, तो अटल जी जो अगर कहा जाए कौन से उसके जो है वो मतलब अध्यक्ष थे, या ऐसा कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है। फिर उससे 80 के बाद तो जो आगे बढ़ी, उसमें फिर आरएसएस में उनका बड़ा एक रोल रहा। पांचजन्य आज आरएसएस की राष्ट्र धर्म, पांचजन्य आज आरएसएस की पहचान है, अटल जी की ही देन। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया, लेकिन उस न्यूक्लियर टेस्ट की खासियत ये थी कि वो केवल परमाणु विखंडन पर था। ठीक है, वो केवल परमाणु विखंडन के ऊपर था। विखंडन मतलब है कि हम न्यूक्लियर जो है अगर कहा जाए फिजन के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जो अगर कहा जाए 98 में हमने न्यूक्लियर फ्यूजन भी कर दिया, अब न्यूक्लियर फिजन भी कर दिया, यानी विखंडन और संलयन दोनों। 1998 के बाद भारत जो अगर कहा जाए परमाणु बम, यानी जो है वो एटम बम बनाने में भी सक्षम है और हाइड्रोजन बम बनाने में सक्षम। हालांकि अटल जी इतने लिबरल लीडर थे कि जब ये पोखरण टेस्ट हुआ था तो उन्होंने ये कह दिया था, 11 और 13 मई 1998 की बात है, कि भाई हम किसी देश के खिलाफ पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, नो फर्स्ट कम यूज जो वो पॉलिसी उन्होंने बोली थी। हालांकि वर्तमान प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि पॉलिसी आज की परिस्थिति में नहीं है, अगर हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो हम पहले भी परमाणु बम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से लिंक होते हैं क्वेश्चन 100 ईयर में। जैसे नॉर्मली आपको कैसे क्वेश्चन है, स्माइलिंग बुद्धा, है ना, इंदिरा गांधी के शासन काल के दौरान फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। अब क्यों आ सकता है स्माइलिंग बुद्धा, सोच के देखो ना। स्माइलिंग बुद्धा केवल इसलिए आ सकता है, अभी दिमाग लगाओ क्यों आ सकता है, और नीचे आंसर कर दो। इसलिए आ सकता है कि वो 50 साल, 1974 टू 2024 कितने साल हो गए उस टेस्ट को, पूरे 50 ईयर कंप्लीट हो गए, तो 50 साल कंप्लीट हो गए तो आएगी। आज अगर मान के चलिए यूपीए या कांग्रेस की सरकार होती ना, तो स्माइलिंग बुद्धा के ऊपर आप कितना कुछ पढ़ रहे होते, पर वर्तमान सरकार इसके ऊपर बात नहीं करेगी, साफ सुथरी सी बात है। तो जो अगर कहा जाए ये फिजन पे था, यानी विखंडन पे, स्माइलिंग बुद्धा आ गया। फिर जो अगर कहा जाए पोखरण में जो है वो अटल जी का जब आया, तो पोखरण टू, जिसको अपन आम भाषा में अगर कहा जाए कि नए तरीके से, तो हम अब ऑपरेशन शक्ति के रूप में आगे बढ़ गए। हमको लगा कि नहीं जो है वो ये अब जो है वो हमको दुनिया को ये बताना है कि हम दुर्गा हैं। ऑपरेशन शक्ति मतलब समझते हो, दुर्गा, दुर्गा शत्रुओं का संहार करने के लिए, तो अब हमारे पास जो है वो अच्छा वेपन है। तो अब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि दोनों बातें करंट से कनेक्ट हैं लेकिन स्टैटिक हैं। एक को 50 साल हो गए, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा 1974 फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण रेंज। सेकंड 1998, 11 और 13 मई का डेट तो आप याद ही रखें, वो हमेशा एग्जाम में आता है। वो अटल जी के समय ऑपरेशन शक्ति, यहाँ पर ये जो अगर कहा जाए क्वेश्चन जो है वो आपको आता है। और क्या, फिर अगला जो है उनके शासनकाल में 2001 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814, यहाँ आईसी भी लगा लेना आप, आईसी लगाना भूल गए हम, हाईजेक हुआ, ये गड़बड़ है। आपको याद होगा 2001 में अटल जी के शासनकाल की जो सबसे बड़ी घटना थी,
वो ये थी कि उस समय भारतीय संसद पर अटैक हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उस घटना के लिए जो लोग उत्तरदायी थे वो वही 1999 का IC 814 हाईजेक के अंदर छोड़े गए आतंकवादी। तो इसके ऊपर तो कितनी सारी वेब सीरीज और दुनिया भर की फिल्में और क्या क्या बन चुका है IC 814 के ऊपर। तो वो आपको सबको रटा ही होना चाहिए कि IC 814 की घटना 1999 में हुई। ऐसे आपको अटल जी, अब क्या और याद रखना, आप एक लिस्ट जरूर बनाइए, लिस्ट बनाइए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के कारण ही वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमको मिली, जिसके कारण हर छोटे से छोटे, आज तो आपको मालूम होगा कि हम 250 की आबादी पर गाँव को जो है वो जोड़ने की क्षमता पर और उससे कम भी है। आइडियल केसेस में 250 500 तो चल ही रहा है। तो अटल जी के शासनकाल के दौरान एक लिस्ट अगर हम बना लें कि भाई 1998 से 2004 के बीच का जो उनका कार्यकाल था, या उसके पहले वाला भी कार्यकाल 96 वाला भी, उस दौरान हमने क्या कोई बड़े डिसीजंस लिए। जैसे आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई कारगिल वॉर कब हुआ, 1999। हो सकता है ये पूछ ले कि कारगिल वॉर हुआ मई जुलाई 1999, अगस्त सितंबर 1999, दिसंबर 1999, कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा यार हम कैसे याद करेंगे कारगिल वॉर। बट चूंकि अटल जी की उपलब्धि है, कारगिल वॉर उन्होंने जिताया है, तो अब चूंकि 100 ईयर है तो हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अब चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है अगर कहा जाए ये प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो एक लिस्ट तैयार करें उनके शासनकाल की उपलब्धियों की। कुछ चीजें तो मैंने आपको जो है उनके शासनकाल की उपलब्धियों के बारे में बता दी। बाकी आप सोचोगे मैं पूरी बता दूं 50 60 उपलब्धियां, तो संभव नहीं। लेकिन आप एक कॉपी के अंदर जहां भी आप करंट अफेयर्स अपना अपडेट करते हैं, वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी एक नाम लिख लें। पद जो अगर कहा जाए उनको कब भारत रत्न दिया गया, उनके शासनकाल में पास किए गए प्रमुख एक्ट, वो लिस्ट बना लीजिए। जैसे पोटा बहुत चर्चित था, तो पोटा के बारे में लिख लिया कि पोटा आया था। ऐसे एक लिस्ट आपको पूरी तैयार कर, सेम जस्ट पीछे के कॉलम पे आप जो है वो श्री मनमोहन सिंह जी के बारे में भी लिखें। यहाँ पर अटल जी की जो रचनाएं हैं उनके बारे में लिखें कि भाई अटल जी जो है अगर कहा जाए उन्होंने बहुत हमको, उनका लिटरेचर भी। कभी आप देखिए शाहरुख खान ने एक्ट किया है और जगजीत सिंह ने आवाज दी है, क्या खोया क्या पाया। तो जब मैंने एक अटल जी का वो सुना था तो उसमें वो बता रहे थे कि इमरजेंसी के दौरान आपातकाल में जब उनको अरेस्ट किया गया तो उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उनको एम्स दिल्ली में एडमिट किया गया। तो एक फ्लोर पे बच्चे जच्चा बच्चा था और एक पे जो अगर कहा जाए बुजुर्गों का था। तो कभी कोई किसी व्यक्ति के यहाँ कोई कैजुअल मतलब कोई खत्म हो जाता था तो वो गमगीन माहौल, और किसी के बच्चे का जन्म हो जाता तो वो खुशी का माहौल। तो एक बड़ी अच्छी उन्होंने कविता लिखी, क्या खोया क्या पाया। अब आपको वो क्या खोया क्या पाया तो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन कम से कम अटल जी की दो चार जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो आप कॉपी के अंदर जो है वो लिख लें। जैसे मेरी 51 कविताएं लिख लें, और भी जो भी आपको अच्छी लगती है वो लिख लें आप यहाँ पर। तो ये 100 ईयर के ऊपर ही मैंने क्वेश्चन पूछा। अब आपका ये वाला क्वेश्चन क्यों आ सकता है, इसके पीछे का तर्क भी मैं बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रामा सुब्रमण्यम हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। पहले तो अपन चारों ऑप्शंस पे बात कर लें। यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं। पहले रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी अध्यक्ष बन सकता है। दूसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, बिल्कुल सही। तीसरा, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली राष्ट्रपति करेगा, ध्यान रखना। लेकिन कमेटी, राष्ट्रपति खुद अध्यक्ष नहीं होगा, राष्ट्रपति के द्वारा कमेटी गठित की जाएगी। यह नेतृत्व वाली 6 सदस्य समिति द्वारा किया जाता है, और आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल होता है। तो आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है अब 3 साल, पहले 5 ही साल होता था। ये अमेंड मैंने क्यों लगाया, अब देखो यहाँ पर ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया। अब इसके पीछे के तर्क देखो। जैसे दैनिक भास्कर, जस्टिस रामा सुब्रमण्यम अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के प्रियंक कानून, अभी आपको मालूम है राष्ट्रीय बाल जो आयोग है उसके अध्यक्ष थे प्रियंक कानून को, तो अब इसमें एज ए मेंबर उनको एंटर किया गया। ये पहला हो गया। अब विवाद का क्या कंसेप्ट है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है, अगर आप उस एक्ट को देखेंगे तो उसमें जो 6 मेंबर का जो पैनल बनता है उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा भी रहता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, तो उसमें राहुल जी। अब राहुल जी ने अभी आरोप लगाया, राहुल गांधी जी ने, कि साहब वो हमसे तो कुछ पूछा नहीं, वो तो पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि किसको अपॉइंट करना, वो तो केवल खाना पूर्ति कर रहे थे। तो उसमें भी विवाद खड़ा हो गया कि अपॉइंटमेंट में भी जो है वो आप अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हो, या इस तरह के। तो अब वो क्या था, गॉड नोस।
हमारे काम का नहीं है, लेकिन हमें हमारे काम का केवल इतना है कि हाँ यार, कोई जो है वो अगर कहा जाए कंट्रोवर्सी, तो अब हमें ये आइडिया होना चाहिए कि भाई वो जो जो 6 मेंबर होते हैं, जिनके जो अपॉइंट करते हैं जो पैनल के द्वारा, उनमें उन 6 मेंबर में कौन कौन जो है वो होंगे। तो उसके लिए या तो आप के पास, ऐसे तो सबके पास जो है वो, बाकी तो आप अगर ऑफिशियली जाना चाहते हैं तो एनएचआरसी की वेबसाइट पर जाएंगे, तो यहाँ पब्लिकेशन ऑप्शन करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन मिलता है नॉन प्राइज्ड पब्लिकेशन। नॉन प्राइज मतलब फ्री कॉस्ट वाला। इसमें आप ये अमेंड वाला एक्ट यहाँ से जब डाउनलोड करेंगे ये, तो इसमें बकायदा पूरा के पूरा जो अभी अमेंड होकर आया है इसमें लिखा रहता है कि वो कौन कौन जो है मेंबर होंगे, कैसे जो है वो किया जाएगा। ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं आता प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ दी जो है अगर कहा जाए लोकसभा, मिनिस्टर इन चार्ज इन होम अफेयर्स, लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है द काउंसिल ऑफ स्टेट, और डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, ये 6 बंदे लोग इनको अपॉइंट करें। अब इसमें राहुल जी का कहना था कि साहब मैं भी हूं यहाँ पे, लेकिन मुझसे तो पूछे ही नहीं गया, इसीलिए जो अगर कहा जाए ये चर्चा में आ गई। और अमेंडमेंट वाला एक्ट ऑलमोस्ट सबको मालूम होगा कि वर्तमान संशोधन के द्वारा कार्यकाल 3 साल कर दिया गया, और वो जो चीफ जस्टिस का कंसेप्ट था उसको हटाकर जो है वो अगर कहा जाए जस्टिस वर्ड कर दिया गया। तो ये इसीलिए जो है वो आपको आएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकुर को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया? अब ये क्यों है इंपॉर्टेंट? एक तो जो जिसका अध्यक्ष बनाया गया वो नाम में बिल्कुल उलझने वाली। देखिए, पहला हमने क्या लिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दूसरा लिया यूएन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल। तीसरा यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस वर्ड को देखें आईजेसी, इंटरनल जस्टिस काउंसिल, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसा लगता है सुनने में थोड़ा सा ऐसा। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, पता चले कि उसने पूछा इंटरनल जस्टिस काउंसिल और आप मारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो क्वेश्चन खराब ही हो जाएगा। अब इसमें क्या आ सकता है, एक तो देखो, यूनाइटेड नेशन के पास ये इंटरनल जस्टिस काउंसिल है, ये यूनाइटेड नेशन के अंदर कैसे हम काम कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसमें विधि संबंधी जो चुनौतियां हैं उन सबको देखती है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो नीदरलैंड में हैग से चलती है वो अलग है। इसराइल के खिलाफ जो अगर कहा जाए वॉर क्राइम की बात करना है, रूस के खिलाफ करना, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करेगी। उसमें नहीं गए, लोग सोचते हैं कि अरे वहां चले गए, नहीं वहां नहीं गए, वहां अलग है, ये अलग। तो इस तरह से क्वेश्चन जो अगर कहा जाए आपको आते हैं। अब हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा 5 राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार मतलब की गई। अब मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, मैंने ये देखा होगा कि अभी जुलाई में हमने थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्जरी, प्रशासनिक सर्जरी करके राज्यों के राज्यपाल इधर उधर किए, फिर अभी दिसंबर में कर दिए। तो ये बड़ा आता है कि यार राज्यपाल का पद आप क्यों जो है प्रसाद पर्यंत है, मतलब हर कभी मुंह उठाया और जो है उसको बेचारे को जो है ट्रांसफर कर दिया, किसी दूसरे स्टेट में भेज दिया। तो क्या संविधान में लिखा क्या है? क्योंकि इस पोस्ट को लेकर हमेशा ये विवाद रहते हैं कि भाई आप उसको 5 साल क्यों टिके नहीं रहने देना चाहते, क्यों वो हमेशा सेंट्रल के एजेंट की तरह काम करता है। तो आर्टिकल 156 में तो बहुत कुछ लिखा है। आर्टिकल 156 लिख कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण पद धारण करेगा। इसी को फॉलो कर रहा है सब, कि भाई वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे है, मतलब जब राष्ट्रपति का मन हो तब उसको हटा दो। लेकिन बाकी नीचे भी तो लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष के लिए पद धारण करेगा। इस पे कोई ध्यान नहीं देता, इस वाले को फॉलो करते हैं। ये तीनों तो सही है, चौथा मैंने गलत इसलिए लिया। यहाँ है कि राज्यपाल अपने पद समाप्ति हो जाने पर संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश को पद कर्तव्य नहीं देगा, वो तब तक उस पद पर बना रहेगा जब तक कि कोई नए व्यक्ति को आप उस पद पे अपॉइंट नहीं कर दो। ये आप ध्यान रखिएगा। तो नीचे इसको जो है अगर कहा जाए, मैंने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल लगाई कि अकॉर्डिंग टू 156 राज्यपाल के संबंध में 3 बातें लिखी गई, ज्यादातर हम एक ही को पढ़। लिखा है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर करके जो है वो पद त्याग करेगा, और राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ये जो तीसरा पॉइंट है ना, 156 क्लॉज 3, इस पे कई बार सेंट्रल स्टेट रिलेशन कमीशन जैसे सरकारी आयोग ने भी बोला कि यार आप उसकी कार्यकाल को फिक्स क्यों नहीं करते। सर, जो केंद्र राज्य संबंध पे सरकारी आयोग था उसने भी अपनी रिपोर्ट में ये बात बोली थी कि कम से कम वो काम करे। अभी मतलब प्लेजर पे है, जब मन करा तो वो ठीक से अपना काम कर ही नहीं पाएगा।
तो हमको उस पोस्ट को, जैसे हमारे यहाँ पट्टभी सीतारमैया ने बोला था ना कि राज्यपाल का काम केवल जो है वो लोगों का स्वागत करना, चाय कॉफी पिलाना, या ज्यादातर जगहों पर हम देखते हैं कि जो गवर्नर है वो एक एजेंट की तरह काम करता है, ये शब्द बोले जाते हैं। उसकी पद की गरिमा को अगर बनाए रखना है तो हमको उसके टेन्योर पे भी बात करना पड़ेगी। ठीक है, उसको फिक्स करना पड़ेगा जिससे कि हस्तक्षेप ना हो। अब देखते हैं क्या होता है। तो एक क्वेश्चन आपको क्यों लिंक हो सकता है, तो जैसे अभी आप सिंपल कीवर्ड टाइप करें ना कि 5 राज्यों के, तो उसमें कई जगह आएगा कि भाई अभी तो आपने करे थे। जैसे यहाँ लिख लें आप, भारत में 5 राज्यों के राज्यपालों में बदलाव। बदलाव क्या कोई बात नहीं, इतने में भी आ जाएगा लिंक होके यहाँ पर, है ना। तो लिखा ना, केंद्र ने 5 राज्यों के राज्यपाल बदले। अगर आप यही दैनिक भास्कर का आर्टिकल क्लिक करो, इसमें भी 100% आपको वो खबर जरूर मिलेगी कि यार अभी तो तुमने जो अगर कहा जाए सर्जरी करी, मतलब इतने जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो। जैसे हाँ, ये आ सकता है अजय कुमार भल्ला वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो होम सेक्रेटरी थे, गृह सचिव, और मणिपुर को मैनेज कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। बाकी तो जो है अगर कहा जाए, आप मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ है वो आप याद कर लें। तो जैसे वीके सिंह है, तो वीके सिंह में आपको दिख ही रहा है कि वो एक बड़ी जानी मानी हस्ती जो है हो रहे हैं यहाँ पर। और भी बाकी, आरिफ मोहम्मद तो केरल में काफी चर्चित राज्यपाल रहे, उनकी केरल स्टेट से भी काफी जो है वो बनती नहीं थी यहाँ। ये सब एक आर्टिकल है। तो टेक्निकली जो अगर कहा जाए कि अभी हमको ये दिख रहा है कि अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा, 10 राज्यों एक यूनियन टेरिटरी के 6 नए राज्यपाल, 3 ट्रांसफर। यहाँ पर ये कब की खबर है, जुलाई 2024। तो मैंने क्या बोला ना, ये आप जुलाई में आपने जो अगर कहा जाए सर्जरी करी, जस्ट उसके बाद दिसंबर में कर दी, प्रश्न चिन्ह उठते हैं और कोई। बाकी मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप पूरे भले याद ना रखें, लेकिन वीके सिंह मिजोरम गवर्नर और अजय कुमार भल्ला मणिपुर गवर्नर याद कर लेना, मतलब आ ही जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ऐसी स्थितियां अच्छी नहीं है अभी। तो ये प्रश्न आपको पंच हो सकता है या पूछा जा सकता है। बाकी नेचर आपको समझ पड़ गया होगा कि आखिर क्यों इस ट्रांसफर वाले केस से आर्टिकल 156 और उसके तीनों भाग जो है वो अगर कहा जाए जुड़ जाते हैं। अब आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और चौथा जो मैंने आपको बताया था कि वो तब तक अपने पद पर बनाए रहेगा जब तक कोई दूसरा व्यक्ति आप उस पद पे ना बिठा दो। अब जो मैं ऊपर आपको बता रहा था शुरू में कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कुवैत यात्रा पे क्या क्वेश्चन आएगा, तो पहला तो यह है कि कुवैत ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। दूसरा, इस यात्रा के समय कुवैत में हला मोदी, इसको कई जगह हाला भी लिखा होगा, लेकिन इसका राइट प्रोनाउंसिएशन हला मोदी है। जब मैंने इसको पढ़ा अलग अलग जगह और इस आर्टिकल को पूरा रीड किया, तो हिंदू पे एक पूरा आर्टिकल ही आया जिसमें बताया गया कि ये हला मोदी ही इवेंट है, इवेंट का आयोजन किया गया। तीसरा, अपन समझ ही गए गलत क्यों है, क्योंकि ऊपर हम पढ़ के आए हैं अभी कि 1981 में इंदिरा गांधी गई थी, उसके बाद कोई जो है वो कुवैत की यात्रा पर प्रधानमंत्री नहीं गया। चौथा, ये यात्रा इस नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है कि आप सोचिए, कुवैत अपने यहाँ का अरेबियन गल्फ कप का उद्घाटन उनसे करा रहा, उनको चीफ गेस्ट बना के बुला रहा। ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो सकता है। तो एक बड़ी बात है ना कि आपके किसी देश के प्रधानमंत्री को आपने बुलाया और वहां कोई इवेंट होने वाला, उन्होंने कहा यार आप आओ, आप ही से उद्घाटन कराएंगे, आपको चीफ गेस्ट बना के बिठाएंगे। देखा, अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन में मुख्य अतिथि बने पीएम मोदी यहाँ पर। ये जो अगर कहा जाए, बाकी तो और आपको आर्टिकल्स वगैरह कई जगह देखने को जो है वो मिल जाएंगे। हमारे लिए इतना ही काम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, समझ गए। 1981 में इंदिरा गांधी, उसके बाद जो है वो अगर कहा जाए हामिद अंसारी, जो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी गए थे, पर उपराष्ट्रपति वाला क्वेश्चन जो है बनेगा नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको आएगा। ये जो हला मोदी था, इस इवेंट का पूरा ये है। और ये इवेंट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इस दौरान जब ये कुवैत की यात्रा पर गए थे तो प्रधानमंत्री जी से वो लोग भी मिले जिन्होंने रामायण और महाभारत का अरेबिक में, हम तो यहाँ लड़ रहे हैं यार, बताओ मतलब कितना संतुलन है चीजों में। वहां पर वो, जैसे आप यहाँ पर अगर आप टाइप करोगे ना, तो वो भी आपको मिल जाएगा। रामायण और महाभारत का अनुवाद कुवैत में प्रधानमंत्री मोदी। मैं इसलिए ऐसे टाइप कर देता हूँ क्योंकि क्या है, इंटरनेट कीवर्ड से सर्च कर लेता है। अब अपन पूरा आर्टिकल जो है वो इसको सर्च करते हैं, वो इतने में ढूंढ के दे देगा। तो एक्चुअल आप सोचिए, ये आर्टिकल दिख रहा है ये, तो लिखा ना, कुवैत सिटी पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने रामायण और महाभारत का अरबी भाषा में अनुवाद करने वाले अब्दुल्ला बैरन और उसे छापने वाले अब्दुल्ला लतीफ
से मुलाकात की, प्रधानमंत्री ने मुलाकात के दौरान दोनों के शानदार शानदार काम पर बधाई दी। ये आपको दिख रहा है बकायदा। ये ऐतिहासिक दौरा हो गया। रामायण महाभारत भी कई जगह लिखी हुई। तो ये दोनों व्यक्तियों के नाम भी आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में जो अगर कहा जाए कि कुवैत में किसने, ये दिख रहा होगा, ये फोटो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जितनी भी है ना रामायण महाभारत का अरबी अनुवाद करने वाले कुवैत में मिले मोदी से, ये लिंक हो जाते हैं क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो है अगर कहा जाए यहाँ पर, ट्विटर पर भी जैसे किसी ने जो है अगर कहा जाए, अर्जुन राम जो है वो मेघवाल जो है वो ने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया, पीएम मोदी ने कुवैत में रामायण महाभारत के अरबी अनुवादकों और प्रकाशकों की सराहना की। अब प्रश्नकर्ता ने यही पूछ लिया कि किसने अरबी में जो है वो इसका प्रकाशन किया, दिमाग खराब हो गया, ये क्या आ गया, क्यों पूछ लिया। तब समझ पड़ा कि अच्छा ये अभी न्यूज में है। पुराना नहीं पूछ रहा है कि जो है वो तुम चले गए मुगल काल में, जो है अगर कहा जाए रमजनामा और ये सब चीजें, वहां नहीं पूछे। अभी का क्वेश्चन जो है वो पंच कर रहा है, अभी का कर रहा है। तो जो आर्टिकल छापे जा रहे हैं, जैसे ये ट्विटर के ऊपर जो छप रहा है, तो इसका मतलब ही है ना कि क्यों छप रहा है। ये दिख रहा है पूरा के पूरा आर्टिकल यहाँ पर। ये प्रश्न आजकल जो है वो बनना शुरू हो गए। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो काफी जो है वो पूछे जाते हैं, तो अपने को याद रखना है। फिर अगला वन लाइन का है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जीरो बेस्ड एयरपोर्ट है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मतलब कि जो भी वहां से अपशिष्ट निकलेगा उसको कहीं ना कहीं किसी एनर्जी में कन्वर्ट कर ले, उसको पर्यावरण में जो नुकसान ना हो उसका कोई, बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों के आधार पर इसको जीरो बेस्ड एयरपोर्ट मिला है। तो देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। हालांकि बाकी तीनों एयरपोर्ट भी इस समय हिंदुस्तान में किसी ना किसी कारण से चर्चा में है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 100 ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपको आ सकता है। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट अभी अपग्रेड किया गया है पटना में, ये भी आ सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद, ऐसे भी क्वेश्चन कॉमन ही है, पता होना चाहिए कि कहाँ है यहाँ पर। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ईटीवी का एक आर्टिकल मिला था, उसको मैंने यहाँ लगा दिया यहाँ पर। फिर अगला है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, 39। ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है, तो मैंने यहाँ पीआईबी की एक वो लगाई। देखिए 119 देशों में 39 पोजीशन पर हम हैं, तो ठीक है। दूसरा नीचे दिख रहा है कि 21 में हम 54 पोजीशन पे, तो हमारी रैंकिंग सुधरी है। अगर किसी में हमारी रैंकिंग सुधरती है तो उसका जो है वो बेनिफिट जो है वो हमको मिलता है। तो अभी आपको दिख रहा है कि इससे क्या होगा कि हमारा टूरिज्म प्रमोट होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग भारत आ रहे हैं, इसीलिए रैंकिंग में हमारा जो है अगर कहा जाए कि हमारा अच्छा रैंकिंग सुधरा है। ऑलरेडी प्रसाद स्कीम देश में चली रही, अभी महाकाल लोक परिसर आप देखो, वाराणसी देखो, ये सब जो है अगर कहा जाए प्रसाद स्कीम के तहत ही फंडिंग मिली है, उसी के तहत जो है वो ये डेवलप किए गए। तो ये मतलब आ सकता है क्वेश्चन, इसमें कुछ भी आ सकता है आपको। हो सकता है कि आपको ये 39 ही आ जाए या कुछ और जो है वो लिंक करके आ जाए यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन आईटी से रिलेटेड है। ठीक है, वन लाइन फैक्ट, ऊपर वाला भी वन लाइन फैक्ट का था और ये वाला भी वन लाइन फैक्ट का ही क्वेश्चन है। इसमें कोई बहुत ज्यादा व्याख्या की हमको जरूरत नहीं है, लेकिन आ सकता है। हाल ही में भारत को नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में 49वें स्थान पर रखा गया। इस इंडेक्स के चार स्तंभ। अब आप कहोगे कि यार आपने इंडेक्स का नंबर नहीं पूछा है, इसमें जो पिलर क्यों पूछ लिया। तो ध्यान से देखो, जब भी आप आईटी, ई गवर्नेंस, ठीक है, आदि पढ़ते हो, तो लगभग यही पिलर पढ़ते हो। देखो ध्यान से, पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस टाइप करो, आपको टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, पीपल, ये सब जो है वो मिलेंगे। ई गवर्नेंस पिलर, जैसे सिंपल अगर आप कहीं भी इंटरनेट पर एक नॉर्मल वर्ड टाइप कर लें, ठीक, यहाँ पर पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस, तो आपको इसी तरह के चीजें जो है वो मिलेंगी। ये देखो ध्यान से, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, ये सब जो अगर कहा जाए, ये हम बेसिक सी अगर बात कर रहे हैं, ये जो भी इंटरनेट के ऊपर जो है दुनिया भर का जो कंटेंट हमको दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए हमको पिलर वाला क्वेश्चन आ सकता है। अब मैंने इसमें नीचे लगा दिया, ये चार पिलर्स हैं, आपको दिख रहा होगा, टेक्नोलॉजी से लेकर इम्पैक्ट तक। ये आपको याद रखना, इन्हीं के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इस रैंकिंग में ओवरऑल हमारी जो रैंकिंग है वो 49 है। हर पिलर की रैंकिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, हमारे काम का है 49 है। इन चार ग्राउंड्स पर ये रैंकिंग तैयार की गई और एवरेज निकलकर हमारा 49 आ गया। ठीक ठाक है, 133 कंट्रीज में अगर हम 49 पर है तो ठीक ठाक स्थिति मान सकते हैं। देखो 50 के आसपास, मतलब कहते हैं ना सेकंड डिवीजन भी पास हुए तो घर वाले कहते ठीक। अब थर्ड डिवीजन पास हुए तो बड़ा कष्ट है घर वालों को। मैंने कहा यार थर्ड डिवीजन पास हुआ मतलब सबसे नीचे उधर, मतलब जैसे 100 कंट्री,
और हमारी रैंकिंग अगर कहा जाए 50 के ऊपर जा रही है ना, 51 52, तो लगता है यार ठीक नहीं। 50 तक आ रही है तो हम ठीक जो है वो अपने आप को मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वन लाइन का। ये वन लाइन का इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ये जिस दिन अभियान शुरू हुआ वो क्लैश करने वाली डेट है। एक तो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, दिमाग में लगता है कि यार कहीं ना कहीं अटल जी से जुड़ा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर कहा जाए अटल जी से जुड़ा होगा तो 25 दिसंबर मार देते टिक। प्रश्नकर्ता ने जो अगर कहा जाए कि 26 दिसंबर आंसर दिया है, अब क्यों वीर बाल दिवस हम जो है वो मनाते हैं 26 दिसंबर को। ये पिछले साल की कहानी है, तो अब जो है वो नहीं आएगा। हालांकि साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह जो है वो अगर कहा जाए कि अदम्य साहस को याद करने के लिए हम हर साल वीर बाल दिवस का आयोजन करते हैं। अब तो इवेंट्स भी होने लगे इसके। इसी दिन प्रधानमंत्री जी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की। तो अगर डेट याद नहीं करी है तो एग्जाम में क्लैश करेगा ही करेगा क्वेश्चन, मतलब कुछ ना कुछ जो है वो नुकसान इसका हो सकता है। तो दिख रहा होगा पोस्टर आपको कि पीएम मोदी आज यानी 26 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रव्यापी उत्सव वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर पीएम मोदी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की। अब लिंक हो गया क्वेश्चन यहाँ पर, तो आपको समझ ही पड़ गया होगा यहाँ। अब अगला भी क्वेश्चन चर्चा के कारण। अभी आपको याद होगा कि जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई जैसलमेर में। ये भी पूछ सकता है कि जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ हुई, क्योंकि इसमें जो टैक्स को लेकर खासकर कारों के ऊपर, सेकंड हैंड कारों के ऊपर जो जीएसटी का मुद्दा है, हालांकि जैसा दिख रहा है ना, जैसा आजकल यूट्यूब और इसके ऊपर चल रहा है वैसा है नहीं। उसकी कहानी बहुत उलझी हुई है, वो आपको आएगी नहीं तो मैं यहाँ समझा देता अभी आपको। उसके बाद ये चर्चा में आ गया कि यार क्या करना चाहती है सरकार। अब जीएसटी काउंसिल की वो बैठक चर्चा में आ गई। तो आप याद करो कि आपसे प्रश्न क्या पड़ सकता है, वो जीएसटी काउंसिल का गठन कैसे होता है ये पूछ सकता है। तो याद होगा, मुझे याद तो नहीं, लेकिन एक एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि इनमें से किस, अगर कहा जाए आर्टिकल में संशोधन के लिए आपको राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत पड़ती है। पता नहीं अब पिछले साल आया था, मैं भूल गया किस साल आया था। तो यही था 279A। तो अब जीएसटी काउंसिल चूंकि न्यूज का हिस्सा है, या इस समय जो अगर कहा जाए न्यूज में जीएसटी काउंसिल जो है वो चल रही है, तो निश्चित रूप से अगर कहा जाए कि जीएसटी काउंसिल के ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे पंच हो सकता है। क्या हो सकता है, तो मैंने खुद ऑफिशियल जीएसटी काउंसिल का वो लगाया, आपको दिख रहा है नीचे, आप देख रहे हो एज पर आर्टिकल, सेकंड नंबर का पैरा देखिए ध्यान से, एज पर आर्टिकल 279A of the Constitution, the GST Council had to be constituted by President within 60 day। ठीक है, आगे कि भाई इसको 60 दिन के अंदर लाना है, और बाकी तो फिर नीचे पूरा लिखा हुआ है, द नोटिफिकेशन बीइंग द इनटू फोर्स आर्टिकल 279A विद द ठीक है इफेक्ट फ्रॉम 12 सितंबर 2016 was issued on 10 सितंबर 2016। सरल सरल शब्दों में कहें तो 2016 से हमारे पास जीएसटी काउंसिल का प्रावधान है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बकायदा जीएसटी काउंसिल के लिए जो अगर कहा जाए पार्ट 12 में जगह दी गई है। आप देख रहे होगे ये बिल्कुल इसके जस्ट एक, कैसे याद करोगे, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है कभी। अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो ना, बड़ा सरल तरीका देखो, 279 के नियर बाई आप देखोगे तो 280 है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, यानी वित्त वाली लाइन में ही घूम रहे हो आप कहीं। तो तुक्का भी अगर मारने का मौका आ जाए तो वहां दिमाग लगाना है कि यार इससे कैसे लिंक करें, तो आसपास कुछ दिख जाए तो हमको समझ पड़ जाता है। यहाँ पर जैसे कहीं खड़ा होकर अगर कहा जाए कि कोई व्यक्ति समोसा खा रहा है, तो हमको दिमाग लगेगा आसपास कहीं ना कहीं कोई होटल रेस्टोरेंट होगा तभी ये खा रहा है। तो हो, जरूरी नहीं है कि जहां खा रहा है वो खड़ा होकर वही जगह होटल, लेकिन ये साफ है कि कहीं 25-50 किलोमीटर से खरीद के तो नहीं लाया होगा। तो नियर बाई अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो हमारा दिमाग जो है वो ये बात बताने के लिए तैयार रहता है कि हाँ हम ऐसे आंसर तक जो है वो जा सकते हैं यहाँ। तो ये आ सकता है। अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, जैसलमेर में हुई थी 55वीं बैठक, काफी विवाद भी बने इसमें। यूट्यूब पे कई लोगों ने इसमें मीम्स भी बनाए हैं। अब तो गाड़ी सेकंड हैंड भी बेचोगे तो पैसा लेगी सरकार तुमसे, ऐसे बहुत सारे उसमें वो आए हैं। ई व्हीकल भी सेकंड हैंड बेचोगे तो उसमें जो है वो अब हमारे लिए काम का नहीं है, हम क्यों उसमें जो है वो चर्चा करें। अगला है, हाल ही में किस देश ने बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय जो अगर कहा जाए पक्षी बनाने का निर्णय लिया। बहुत सरल क्वेश्चन है, जमाने से आपके पास जो लूसेंट की गाइड या जो भी इस तरह का लिटरेचर होगा जिससे आप पढ़ते हैं,
उसमें अमेरिका के जो है वो राष्ट्रीय पक्षी का उल्लेख मिलता है, जो है वो ये बाल्डीकर। वो हम देखते चले आ रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली उसको अनाउंस नहीं किया गया। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे आज हिंदुस्तान के पास अपना खुद का कोई ऑफिशियल नेशनल गेम नहीं। कोई पूछे कि भाई कब जो है वो अगर कहा जाए कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, नहीं, ऑफिशियली हमारे पास कोई राष्ट्रीय खेल है, लेकिन हाँ हॉकी में हमने जबरदस्त कमाल किया, 8 गोल्ड मेडल जीते। मॉस्को 1980 का मॉस्को ओलंपिक में जो हमने आखिरी गोल्ड मेडल लिया। अभी लास्ट दो, जो अगर कहा जाए ओलंपिक से अच्छा हम कौन ब्रांज भी जीत रहे हैं, तो लास्ट 2 ओलंपिक से लगातार ब्रॉन्ज जीत रहे हैं, तो हम फिर से जो है अगर कहा जाए धीरे 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 खड़े हो रहे हैं। ये साफ कहानी बयां करती है कि कहीं जो है अगर कहा जाए कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो अमेरिका वाला है। ऑलरेडी दिख रहा है बाल्ड ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बना, बाकी तो हमारे कोई काम का है नहीं यहाँ। अगला क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला। एक तो राष्ट्र पर्व लिखा तो कंफ्यूजन हमेशा देखो। राष्ट्र पर्व मतलब है, जो अगर कहा जाए 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सब हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। अब राष्ट्र पर्व लिखा तो ज्यादातर के दिमाग में चलेगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि देखो 26 जनवरी, 15 अगस्त, हम राष्ट्रगान की बात करें, राष्ट्र ध्वज की बात करें, इन सब के लिए रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन, इनमें सब में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ राष्ट्र पर्व जो वेबसाइट है वो गृह मंत्रालय ने विकसित नहीं करी, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। एक्चुअल है क्या, जैसे अभी इसको अपन ऐसे समझे। अभी इसी मतलब अब कल से तो 1 तारीख, अब 2025 आ ही रहा है। 2025 में जब 26 जनवरी का कार्यक्रम होगा तो आप किस रूट से जाएं, कहाँ रूट डाइवर्ट होगा, इवेंट्स में क्या क्या होगा, कितने बजे क्या कार्यक्रम होगा, ये सब जानकारी इस राष्ट्र पर्व आपको वेबसाइट पे मिले, ये सब जानकारी। और ये पूरा जो है अगर कहा जाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो मैनेज कर रहा है। तो आप दिख रहा होगा डिफेंस सेक्रेटरी ने इसको लॉन्च किया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है। इसमें बकायदा ये भी है यहाँ पर रूट मैप ऑफ इवेंट, ठीक है, मतलब टिकटिंग, परचेस ऑफ टिकटिंग, आपको अगर मान के चलिए इस इवेंट्स में भाग लेना है तो टिकट कहाँ से मिलेंगी, ठीक है, या अगर कहा जाए जो बीटिंग रिट्रीइंग जो सेरेमनी होती है उसको आप कैसे देख सकते हैं, उसमें कैसे भाग ले सकते हैं, ये सब के लिए आपको उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी। गड़बड़ बस ये होगी कि भाई आप इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जगह जनरली अगर नहीं पढ़ के गए, मैं हमेशा ये बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रश्न अगर नहीं पढ़ा तो तुक्का कहाँ गलत होगा। तुक्का मिनिस्ट्री ऑफ होम डिफेंस तो लगाएगा ही नहीं ना यहाँ पर। अगला क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसुमु सुजुकी के द्वारा किस वर्ष भारत में मारुति कंपनी के साथ करार करने के बाद किस वर्ष मारुति 800 नामक कार भारतीय बाजार में लाई गई। अब ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो इनका अभी निधन हो गया है ना, इनकी शादी के बाद इनकी वाइफ से इनको सुजुकी सरनेम मिला, और मारुति सुजुकी का आज भारतीय कार बाजार के अंदर 40% प्लस मार्केट, 40% प्लस, 40% से ज्यादा इंडियन कार कम जो अगर कहा जाए कार मारुति की है। तो भारत में एक आम आदमी के लिए कार का सपना 1983 में ही मारुति 800 से जन्मा था, ये आपको आ सकता है। एक तो अभी इनका निधन हो गया 94 ईयर की एज में, ये एक इसके कारण आ सकता है। दूसरा, ध्यान से देखो तो इसमें बकायदा पूरा एक आर्टिकल छपा, ये देखा लिखा ना कि ओसुमो सुजुकी के कार्यकाल में सुजुकी ने भारतीय बाजार में एंट्री हुई 1982, बिल्कुल दैनिक भास्कर में बढ़िया एक आर्टिकल अच्छा छपा हुआ पूरा। 1982 में सुजुकी मोटर ने मारुति उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की। इस साझेदारी के बाद उन्होंने 83, मैं तो कहता हूँ आप यार पेपर बस अच्छा पढ़ने की आदत डालो, थोड़ी कहता कि आप खूब बड़े बड़े पेपर पढ़ो, जो भी आप हिंदू पढ़ रहे हो, दैनिक भास्कर पढ़ रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो, हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी पढ़ रहे हो, रिलैक्स होकर पढ़ोगे। जैसा भी आप देखो, मैं तो दैनिक भास्कर ही पढ़ो, तो आपको उसी में इतना कंटेंट मिल जाता है। आप पूरा मत पढ़ो ना, ये सब पढ़ने की जरूरत थोड़ी है कि कितने येन बढ़ गई कंपनी और उनका जन्म कहाँ हुआ ना फलाना कहाँ हुआ, ये हमारे काम का नहीं है भाई, हम क्यों अपना समय अपनी ऊर्जा बर्बाद करें। जो अगर कहा जाए हमारे काम का, जो अगर कहा जाए यहाँ पर, तो ये जो है वो हम जो है वो एक बुनियादी रूप से, जैसे वो एक कहावत होती थी ना कि गए थे हज को ओटन लगे कपास, भाई मूल उद्देश्य था हम हज यात्रा करें, ठीक है, उस जगह कहा जाए जगह की जो मतलब वो पावन जगह है उसके महत्व को समझे, अब वहां कपास ओटना शुरू कर दिया तो गलत है ना। मूल विचार को छोड़कर किसी दूसरे की ओर दौड़ लगाना गलत होता है। तो यहाँ पर आपको ये है कि 1983 में ये लॉन्च की गई, और 82 में जो है अगर कहा जाए साझेदारी हुई। बाकी जो है वो अगर कहा जाए आप इसको खुद भी अपने स्तर पर देखेंगे तो आपको समझ पड़ ही जाएगा क्या है। अगला है के लीलावती, जिनका हाल ही में निधन हुआ, का संबंध किससे, यक्षगान।
अब इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो यक्षगान कर्नाटक की पहचान है ना। यक्षगान एग्जैक्टली ये नृत्य नाटिका है, इसमें रामायण और महाभारत की स्टोरी को एक प्ले के रूप में दिखाया जाता है। यानी म्यूजिक भी चलेगा, गाना भी चलेगा और एक प्ले भी होगा पूरा। और यक्षगान को टेक्निकल सही तरीके से खड़ा करने का जो मतलब रोल है, वो विजयनगर एम्पायर के राजाओं को। रामनवमी फेस्टिवल, यक्षगान, ये सब विजयनगर एम्पायर के शासकों की मूल देन। तो आज भी कर्नाटक की क्लासिकल विधाओं में अगर हम बात करें तो यक्षगान एक तो कर्नाटकी क्लासिकल तो है ही, पर यक्षगान तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। आपको ये दिख रहा होगा, ये रोजगार निर्माण से लिया है। यक्षगान की पहली महिला जो है वो भागवत गायिका लीलावती जो है अगर कहा जाए का निधन पहली है, इसलिए आ सकता है। दूसरा, यक्षगान का संबंध किस देश से है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत ने किस देश को हराकर महिला अंडर 19 जो अगर कहा जाए एशिया कप खिताब जीता। अब देखो, एक है बांग्लादेश, एक है पाकिस्तान, इनके साथ गुल्ली डंडा भी मैच जीत जाए तो न्यूज में आ जाता है। क्योंकि ये मैच जो है वो अगर कहा जाए कि बड़े जो है ना हाई वोल्टेज मैच होते हैं इनके साथ। पहले तो पाकिस्तान के, अब तो बांग्लादेश से भी यही हाल हो रहा है हमारे, धीरे धीरे संबंध जो बिगड़ रहे हैं उसमें। तो एक तो बांग्लादेश को कहाँ हुआ, तो कुआलालंपुरम में हुआ। ये आपसे कोई पूछ ले कि ये भाई हुआ कहाँ था, तो ये कुआलालंपुरम में हुआ था। तो ये आपको दिख रहा होगा, इंडिया टुडे का आर्टिकल है। बकायदा हमने जो है वो इसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया। कौन कौन से खिलाड़ी थे वो सब तो जो है वो आएगा नहीं। अंडर 19 वुमेन्स एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, कुआलालंपुरम में। भारत ने किस देश को हराया, बांग्लादेश को। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। देखने वाली बात है कि क्या पूछेंगे। एक सेकेंड की। फिर अगला वन लाइन का है। ये उन बच्चों के लिए केवल जो एमपीपीएससी की तैयारी, बाकी के काम करें। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु विद्यार्थियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये एमपी जनसंपर्क का प्रेस रिलीज। अब इसमें जो वर्ड लिखा है ना, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु विद्यार्थियों को मुख्य धारा से जोड़ने में देश में तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। तो यही प्रश्न आ जाए कौन से स्थान पर, पहले दूसरे तीसरे। अब हम कहाँ से ढूंढें, कहीं मिलना नहीं। चूंकि वो खुद जो अगर कहा जाए हमको एक आर्टिकल दे रहे हैं, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये हमारे जैसे एमपीपीएससी के बच्चों के लिए बात करो, बाकी को तो नहीं आएगा। यूनिट 10 के अंदर बकायदा विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जो है वो जातियों के बारे में उल्लेख है। उस हिसाब से जो है वो ये क्वेश्चन आपको लिंक होकर पूछा जा सकता है। अगला, वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन रटा होगा सबको, सबने ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स जहां भी आप पढ़ते होंगे आपने भी इसको पढ़ ही लिया होगा। मध्य प्रदेश पर इंपॉर्टेंट है। क्या आप सोचिए कि वैश्विक स्तर पर ये कहा जा रहा है कि आप घूमने के लिए भारत जाओ। यानी आज हमारे जो पर्यटन स्थल हैं वो ग्लोबल सिनेरियो में अपनी धीरे धीरे पहचान बनाने लगे हैं। जैसे ओरछा है, कान्हा है, पचमढ़ी है, मांडू है। ठीक है, ये सब जो है वो चंदेरी है धीरे धीरे। इस तरह से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर नीचे आपको स्टोरी लिखी हुई है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की प्रशंसा खुजराहो, पन्ना, बांधवगढ़ जैसे प्रतिष्ठित स्थलों पर प्रकाश डालती है। थोड़ा इनके बारे में पढ़ भी लेना आप, खुजराहो की क्या खासियत है, पन्ना बांधवगढ़ के बारे में क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। बाकी तो कुछ नहीं है ना, खुजराहो, पन्ना, बांधवगढ़ हाईलाइटेड जो अगर कहा जाए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा। तो ये क्वेश्चन भी आपको मेरे हिसाब से इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अब क्या बनेगा वो देखने वाली बात है यहाँ पर। इसके अलावा ये मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस वीक के। इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ जो मैंने, सॉरी, क्वेश्चन में नहीं डाले, लेकिन जैसे पीएम ने केन बेतवा लिंक परियोजना। अब आप अपने स्तर पर देखो देखो कई बार आ चुका है, लेकिन अभी आपको क्या है, देखो एक तो इस परियोजना के शिलान्यास में प्राइम मिनिस्टर आए। तो या तो वो पूछ लेगा कि कहाँ से हुआ, तो खजुराहो। या वो पूछ लेगा कि किस तारीख को जो अगर कहा जाए कि ये शिलान्यास हुआ, 25 दिसंबर, 20 दिसंबर, 17 दिसंबर। अब वो 17 दिसंबर वाला जो है वो पार्वती काली सिंध चंबल वाला भी आपको उधर भी याद रखना है। तो 25 दिसंबर को ये खजुराहो केन बेतवा ये। दूसरा कि इसमें कुछ चीजों का उन्होंने उल्लेख किया इसी आर्टिकल में। मैं तो दैनिक भास्कर से ही बोल रहा हूँ कि आपको कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे नीचे लिखा कि नदियों को जोड़ने का सुझाव पहली बार आर्थर कॉटन ने दिया। आपको मालूम है भारत में जो मॉडर्न इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो आर्थर कॉटन की ही देन है यहाँ पर। ये आपको दिख रहा है। दूसरा कि इस ये जो परियोजना है इससे मध्य प्रदेश को कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा ये आप ले लें यहाँ पर केन बेतवा से। नीचे मैंने एक और आर्टिकल लगाया यहाँ पर सबसे नीचे,
ये देखिए मैं दिखाता हूँ, कहीं इसी जगह जो है वो लगाया है मैंने, कहाँ लगाया है, एक सेकंड, या तो मैं भूल गया इसमें लगाना। उसमें ये भी लिखा कि जो अगर कहा जाए कि इसमें जो डैम बन रहे हैं उनका पूरा रिकॉर्ड, कि कौन कौन से अब जो डैम बनेंगे, हालांकि ये चीजें हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर भी जैसे इसमें भी वो अलग से नहीं लगा है, इस वाले में भी दिखा देता हूँ। ये लिखा ना, केन बेतवा परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर 77 मीटर ऊंचाई और 2.13 मीटर लंबाई, किलोमीटर लंबाई वाला बांध बनाया जाएगा। इसे दोधन बांध कहेंगे। अब चूंकि ये दोधन बांध पन्ना टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है, नो डाउट जब ये बनेगा, जब इसका कैचमेंट एरिया आएगा तो पन्ना टाइगर रिजर्व मुद्दे में रहेगा, वहाँ के एनवायरमेंटल इश्यूज रहेंगे। आपको दोधन बांध के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम वाला पूछेगा, कुछ ना कुछ पूछेगा। तो अब हमारे दिमाग में है ना यार, दोधन बांध किस नदी के ऊपर बनेगा, दोधन बांध कहाँ बन रहा है, दोधन बांध का संबंध इनमें से किस मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व से है, किस नेशनल पार्क से, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये आप याद रखिएगा यहाँ पर। तो इनको लिस्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, वैसे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा केन बेतवा पार्क, मतलब रिवर लिंक प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश नाम से, 1 घंटे का वीडियो में बनाने के मूड में भी, इसमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पंच हो सकते हैं, कहाँ क्या डैम बन रहे हैं, क्या हो रहा है। वो वाले क्वेश्चंस पे भी हम जो है वो डिस्कशन जो है वो करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं या बन सकते हैं। जैसे अभी आ गया क्वेश्चन है ना, भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क ने रचा इतिहास। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन आ गए। पहला तो ये आ गया कि ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ है भोपाल में, वर्तमान नाम क्या है, तो संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क है। अब क्या रच दिया, तो लिखा ना, पार्क ने वंदे भारत ट्रेन के लिए बीएचईएल द्वारा सौंपे गए उच्च गुणवत्ता वाले बेयरिंग पार्ट्स का सफलतापूर्वक निर्माण किया। तो हाल ही में जो प्रश्न एक करता ने ये दिमाग खराब करने वाला पूछने किया था, वंदे भारत के लिए बीएचईएल द्वारा सौंपे गए उच्च गुणवत्ता निर्माण में इनमें से किस मध्य प्रदेश के किस संस्थान का योगदान है। अब भोपाल पहला लिख दिया, भोपाल कोच फैक्ट्री, दूसरा लिख दिया भोपाल ग्लोबल स्किल पार्क। अब जैसे ही तुमने वंदे भारत देखा, दिमाग चला गया कोच फैक्ट्री पे, कंफ्यूज हो गए कि कोच फैक्ट्री होगा यहाँ पर, और गलत हो गया। ये क्वेश्चन था। वैसे भी ग्लोबल स्किल पार्क बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि एक तो सिंगापुर के कोलेब्रेशन, सिंगापुर के सहयोग से इसको जो है वो विकसित किया गया। आपको आश्चर्य होगा, मैंने इसके पहले एक प्रिंसिपल क्लास 1 2 का यूट्यूब के ऊपर एक सीरीज चलाई थी तकनीकी, उसके लिए ये जो कौशल विकास आईटीआई वगैरह में प्रिंसिपल फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, उसमें मैंने ग्लोबल स्किल पार्क का एक क्वेश्चन तैयार किया था। अब देखिएगा, उस क्वेश्चन से पीएससी के 4 एग्जाम्स में अलग अलग क्वेश्चन आ चुके, उसमें भी 2 क्वेश्चन उससे आए थे और बाकी एग्जाम्स में भी आए थे। उसमें मैंने पूरा बताया था कि ग्लोबल स्किल पार्क में जो पार्टनर्स कौन है, ठीक है, सिंगापुर ने कैसे जो अगर कहा जाए इसके मॉड्यूल डेवलप हम वहां से करा रहे हैं, एकेडमिक मॉड्यूल्स जो है वो, ये सब चीजें उसमें मैंने बताई थी। तो प्रश्न ऐसे भी जो है आ सकते हैं। ये 1 लाइन का हो गया, भारतीय मोटर स्पोर्ट के गॉडफादर किसे कहा जाता है, इंदु चंडोक को। क्या उपलब्धि क्या किया वो हमारे लिए काम का नहीं, हम क्यों अंदर जाएं। 1 लाइन का है, 1 लाइन कॉपी में लिख के रख लिया। यहाँ पर जैसे माया सेंधु को मालदीवन का जो है वो राष्ट्रपति की शपथ ली, ये 1 लाइन का है ना, अपन ज्यादा दिमाग नहीं खर्च। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम अंदर जाने की जो है वो अगर कहा जाए बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले ना करें, अंदर ना जाए यहाँ पर। तो ये मेरे हिसाब से, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो मैं लूंगा, पर चूंकि अभी ये न्यूज में ऐसे ही है इसलिए मैंने इसका एमसीक्यू नहीं बनाया। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि जैसे लिखा ना कि चाइना अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम इन ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत। अब प्रश्न में दिख रहा है कि यार तिब्बत में वो जो है अगर कहा जाए डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहा है और ब्रह्मपुत्र पे कर रहे हैं, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि यार वहां पर ब्रह्मपुत्र को क्यों सांगपो कहा जाता है। हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र किन किन देशों से होते हुए जो अगर कहा जाए बहते हुए भारत तक आती है। लेकिन अब अगर ये न्यूज में है और ये बड़ा न्यूज में बनेगा, तो हम हमारे यहाँ प्रश्न बनेगा ब्रह्मपुत्र के ऊपर कौन सा डैम है, ब्रह्मपुत्र किन जो अगर कहा जाए जगहों से आती है, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ है। तो हमको मालूम है कि मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर में ही जो अगर कहा जाए इससे ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है, और वहां से जो अगर कहा जाए ये बहते हुए फिर आगे जो है वो गंगा के साथ जुड़ती है, और गंगेटिक डेल्टा जो बनता है भारत बांग्लादेश में, यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाले बेल्ट में, उसमें जो है वो रोल प्ले करती है। अगर कहा जाए भारत के अंदर बहने में इसकी लंबाई थोड़ी कम है, ओवरऑल में जो अगर कहा जाए ये भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जो है वो आ जाएगी, अगर ऐसे देखा जाए टेक्निकली अगर कहा जाए ना, तो ये मतलब अलग अलग भूमिका में। अब हमारे लिए जो है अगर कहा जाए क्वेश्चन है,
अब अगर कोई जैसे सिंपल आपसे कोई प्रश्न करता है ना, मतलब गंगा, तो गंगा भारत में अगर देखा जाए नदी की लंबाई के अनुसार, तो गंगा सबसे लंबी नदी। लेकिन ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट आ जाए, भारतीय उपमहाद्वीप, तो फिर गंगा के ऊपर निकल गई ब्रह्मपुत्र। गंगा के ऊपर वो लगभग 3,000 किलोमीटर अप्रोक्स जो है वो लंबी हो जाती है। तो अब चूंकि ये डैम चर्चा में है, इसलिए आपका दायित्व बनता है कि अपनी कॉपी में ब्रह्मपुत्र के बारे में की फैक्ट जरूर लिखें, कि ब्रह्मपुत्र क्या है, उसकी मतलब भारत में कौन सी जो अगर कहा जाए ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, कम से कम जो अगर कहा जाए दो चार जो अच्छी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, वो इंडिया के अंदर जो है वो है ना, वो अपने को याद रखना। जैसे मानस रिवर है, तो मानस नेशनल पार्क का सुना ही होगा, असम में। वो इसी की जो है वो सहायक नदी है, वो आपसे जो है अगर कहा जाए पूछ सकता है। लोहित नदी है, बहुत ही जो अगर कहा जाए फेमस नदी है, वो भी जो है वो आपसे इसके ऊपर पूछ सकता है ना। वो मालूम होगा ना, लोहित के ऊपर तो इंडिया का सबसे चर्चित ब्रिज है ढोला सादिया। और ढोला सादिया तो अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उसका नया नाम है भूपेन हजारिका, क्योंकि वो असम से थे। ये सब प्रश्न ऐसे नहीं आते। अगर तिब्बत ये कदम नहीं उठाता, तो ना हमें वो ढोला सादिया ब्रिज की बात करना पड़ती कि भूपेन हजारिका ब्रिज इंडिया में सबसे नदी के ऊपर सबसे लंबा ब्रिज है, 9.25 किलोमीटर है लगभग। 9 पॉइंट आई थिंक 9.15 किलोमीटर ऐसा, या 9.25 ऐसा कुछ है। तो वो लंबा डैम है, सॉरी ब्रिज है। ये हमको नहीं आता। लोहित किसकी सहायक नदी, ये हमको नहीं था। अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इन सब पर असर पड़ेगा ना जब ये डैम बनेगा और ये पानी छोड़ेंगे। अभी तो शुरू नहीं हुआ, पर न्यूज में, तो कोई चीज न्यूज में आती है, तो उसके रिलेवेंट क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो हमारा दिमाग जो है वो चलना चाहिए। उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपको बन सकते हैं। इस तरह से जो अगर कहा जाए ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट जो अगर कहा जाए क्वेश्चन हो सकता है इसमें, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। चूंकि अब हमारे मध्य प्रदेश के अंदर पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना और जो है वो केन बेतवा लिंक परियोजना दोनों ही दिसंबर के महीने में चर्चा में आ गई, दोनों। तो दोनों के से जुड़े हुए डेट, जैसा भी बोला ना, केन बेतवा का शिलान्यास किस तरीके को हुआ, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, वो याद रखना है। दूसरा जो रिवर कंपोनेंट है, ये जो मैं बता रहा हूँ है ना, यहाँ पर इस कंपोनेंट में देखो, रिवर लिंक प्रोजेक्ट इन इंडिया, इसमें जो पीआईवी का जो प्रेस रिलीज 16+14, दो तरह से मैं इसको भी रफली आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आप याद रखिएगा, ये 2021 का ही अपन ले लेते हैं। इसमें टोटल 30 प्रोजेक्ट हैं। 16 जो है वो प्रायद्वीपीय नदियों के हैं और 14 हिमालयन नदियों। मध्य प्रदेश से कहाँ कहाँ परमिशन लेना पड़ेगा, है ना। तो महानदी जो अगर कहा जाए, ये गोदावरी जो लिंक है, इसमें मध्य प्रदेश से उनको चर्चा करना पड़ेगी, है ना। कंसर्न किस स्टेट की जरूरत पड़ेगी, उसमें दिख रहा होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि आपको मालूम होगा कि गोदावरी रिवर सिस्टम भी मध्य प्रदेश में है। जब वो बैन गंगा नदी वाला नीचे का दक्षिणी भाग देखोगे, वो सब गोदावरी महानदी तंत्र से हमारा दक्षिण का भाग जुड़ा है। हमें ये दिख रहा है कि यार, एक तो ये कि गोदावरी कृष्णा में भी मध्य प्रदेश से कंसर्न करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। ये एक तो यहाँ पर, और डायरेक्ट जो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश से जुड़े हुए प्रोजेक्ट है वो नीचे यहाँ पर ये केन बेतवा। तो केन बेतवा का तो सीधी सी बात है कि हम प्रोजेक्ट का हिस्सा ही हैं। पार्वती काली सिंध चंबल, इसका डायरेक्ट हम जो है अगर कहा जाए कि हिस्सा है। पार्वती कूनो सिंध, इसका डायरेक्ट अगर कहा जाए हम हिस्सा है। तो ये जो है अगर कहा जाए ये मतलब अगर कहा जाए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पूरा, जिसमें रोल नहीं है। अब ये पार तापी नर्मदा लिंक आ गया, इसमें कहीं मध्य प्रदेश है ही नहीं। अब यहाँ तापी दिमाग लगा लिया तापी नर्मदा लिखा है, मध्य प्रदेश तो हो गई हो, कंफ्यूज हो जाते, क्वेश्चन गलत हो जाते। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पंच होते हैं, इनको अलग से लिखना पड़ता है। आज मध्य प्रदेश पिछले 15 दिन के अंदर 2 रिवर लिंक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो क्या हमें नहीं पता होना चाहिए कि भारत में रिवर लिंक प्रोजेक्ट के तहत टोटल कितने प्रोजेक्ट लिए गए हैं, पेनिसुलर प्रोजेक्ट की संख्या टोटल कितनी है। ये सब क्वेश्चंस अब आने की संभावना है। तो इनको एक छोटे से पेयर में लिख लोगे, एक साथ पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि रटना पड़ेगा। एक साथ पढ़ोगे तो ऐसे भी याद रह जाएगा आप लोगों को। ये बस याद रखना है। तो चलिए, ये हो गई कहानी आज की खत्म। और जैसे मैंने आपसे कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक ही बड़े मजेदार वीडियो आपको देने वाला हूँ, ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट कल। और आप देखेंगे, खुद देखिए, मैं आपको एक रफली बता देता हूँ कि हर एक क्वेश्चन की व्याख्या मैंने करी, और इसको जो रिपोर्ट में लिखी वो हर चीज, मतलब जनरली हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि इंडिया में क्या कहाँ कितना है, ये
लेकिन इस रिपोर्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे लिखा ना, अब यही क्वेश्चन देखो, आप ना पढ़ो तो गलत कैसे होगा, एक जाते जाते बता दे रहा हूँ। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल में सबसे अधिक प्रतिशत किस महाद्वीप में? एफएओ ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट 2020, इसी रिपोर्ट में इन्होंने इसको जगह दी है, यूरोप। ये मैंने इस रिपोर्ट का पेज डाला, इसी ओरिजिनल रिपोर्ट के ही जो पेज है अगर कहा जाए उसमें, आप देखोगे कि दुनिया का 25% अगर कहा जाए वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया यूरोप के पास। अगर पढ़ा हो ना, वो 100% गलत है, क्योंकि दिमाग लगेगा ही नहीं। या तो अफ्रीका चले जाओ या साउथ अमेरिका चले जाओगे, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर और एशिया की कहानी ढूंढोगे तो एशिया का तो बड़ा कम परसेंट है, 15%। ऐसे बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस मैं आपको इसमें कराऊंगा, मजेदार, हर एक की व्याख्या कराऊंगा पूरी। दोनों रिपोर्ट्स साथ में लेकर पढ़ाऊंगा। ये रिपोर्ट्स मैंने डाउनलोड भी कर रखे हैं। हम जब इसको टॉपिक को जो है वो अगर कहा जाए रीड करेंगे, तो हम टॉपिक को इस तरह से इन रिपोर्ट्स के साथ जो है वो तैयार करेंगे। 368 पेज की रिपोर्ट आपको मक्खन की तरह तैयार करा दूंगा 1 1.5 घंटे के आर्टिकल या लेक्चर में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तैयार रहिए कल के इस वीडियो के लिए। सभी को धन्यवाद, और ईश्वर करे कि आपको सफलता मिले, 2025 अच्छा एंजॉय करने के लिए जो है वो हो। क्योंकि आप अगर कुछ अच्छा कर पाएंगे, सफल हो पाएंगे, तो कुछ अच्छा ही होगा। हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे। अब वो कहानी किस्से तो मैं सुना नहीं पाता जनरली, जैसे आजकल चलता है कि मैं बहुत आपको उससे उत्साहित कर दूं, वो कठिन काम है। तो सभी को धन्यवाद। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं, और कोशिश करिए अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर करिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको, हाँ एक और चीज जाते जाते, वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ इस चीज को, आपको अगर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चाहिए तो बिल्कुल यूनिक टेस्ट सीरीज, यूनिक मतलब आपको ऐसा मजा आएगा, आप देख के रहेगा। और इसमें खाली टेस्ट सीरीज नहीं है, इसमें बहुत सारे वीडियो भी हम देते हैं साथ में जो है। और फाउंडेशन बैच तो आपके पास है ही, वो आप ऐप के ऊपर जाके कम से कम जो फ्री वीडियो वो तो देख ही लीजिए, तो आपको समझ पड़ जाएगा कि किस नेचर से हम पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ पर। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।